देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा समझ लीजिए आप लोग, कलर्स ऑफ केमिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द लोग जुड़े हैं मैं जानता हूं, लेकिन ये जितने भी लेक्चर्स हैं एज ए क्रैश कोर्स के नाम पर हम क्या करेंगे, इसको अपलोड भी करेंगे। अगर मान लिया किसी का मिस हो जाता है या किसी को छूट जाता है तो आप वहां से जाके देख सकते हो। कलर्स ऑफ केमिस्ट्री में जितने लोग जुड़े हैं बेस्ट, बढ़िया है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और उसमें हमने पूरी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की सीरीज डाल दी है, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पूरा जेई एडवांस लेवल पर डाला है, पूरी मैकेनिज्म डाली है। आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम ये मान के चलेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको आता है ना। और आज से वैसे भी सबको सारी के सारी सिलेबस मिल गया है। सभी लोग जो चैप्टर चलने वाला है उसको पहले से ही आप उसका रिवीजन शुरू कर दो, जिससे क्या होगा, हमें थोड़ी आसानी होगी। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो शुरुआत होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की फर्स्ट हमें समझना होगा सॉल्ट क्या होता है। यानी कि हम ये कहते हैं कि दिस चैप्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब होता है कि एक हमारे पास उसमें कैटायनिक रेडिकल होगा और एक एनायनिक रेडिकल होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम सॉल्ट की बात करते हैं। तो सॉल्ट हमें पता है कि अगर मैं किसी सॉल्ट की बात करूं तो देखिए सॉल्ट का मतलब आपको सिंपल समझ में आता है, भाई NaCl है ना, या हमारे पास K2SO4 है, या हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है। ये सारे के सारे हमारे पास सिंपल सॉल्ट्स हैं, इनको हम कहते हैं सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है ना। अब इन सॉल्ट्स को अगर आपस में मिला दिया जाए, इफ 2 or more than 2 normal salts are mixed with each other, then it becomes a additional salt, या इनको हम कहते हैं molecular salt, इनको हम कहते हैं additional salt, it is called additional salts, ठीक है ना। या इसको हम molecular salt के नाम से भी जानते हैं, molecular salt, समझिएगा जरा। एडिशनल सॉल्ट या मोलिकुलर सॉल्ट, दीज ऑल आर नॉर्मल सॉल्ट्स, ये बात सभी को पता है। अभी मैं कोऑर्डिनेशन पे आऊंगा, ठीक है ना। अब ये जो एडिशनल सॉल्ट्स होते हैं इनकी खास बात होती है कि व्हेन सच टाइप ऑफ एडिशनल सॉल्ट्स आफ्टर डिसॉल्विंग इन द वाटर, इफ दे गिव्स देयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि पानी में डालो और पानी में डालने के बाद ये अलग अलग सारे अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, तो ऐसे सॉल्ट्स को, ऐसे एडिशनल सॉल्ट्स को हम कहते हैं क्या, डबल सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट्स को कहते हैं डबल सॉल्ट्स। भाई देख लीजिए, एक कैमरा यहाँ जो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, एक कैमरा हमारा पीछे लगा हुआ है, तो मेरी कभी कभी नजरें इधर रहती है, कभी कभी उधर रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए नीचे मुझे देखना पड़ता है क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास का है। तो यहाँ पे एडिशनल सॉल्ट मतलब, एडिशनल सॉल्ट एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एडिशनल सॉल्ट है। तो एडिशनल सॉल्ट का मतलब ही यही होता है कि जैसे एडिशनल सॉल्ट का मतलब ये हो गया कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने दे दें। फॉर एग्जांपल जैसे मोहर सॉल्ट, जैसे पोटाश एलम, तो मोहर सॉल्ट है, पोटाश एलम है, ये सारे के सारे एडिशनल सॉल्ट के डबल सॉल्ट्स हैं। कहने का मतलब जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है ना। अब इसको पानी में डालोगे ना, जानते हो क्या होगा, पानी में डालने के बाद K2 अलग हो जाएगा, मतलब 2K प्लस अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, ये सब कुछ अलग हो जाएगा, मतलब हर आयंस में अपने टूट जाएगा। तो जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा डबल सॉल्ट है, इट इज अ डबल सॉल्ट। बात सबको समझ में आ रही है। मतलब एडिशनल सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट जो कि पानी में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। आप कीवर्ड्स में लिख लीजिए कि डबल सॉल्ट्स आर दोज सॉल्ट्स which after dissolving in the water, if they gives their all constituents, then they are double salts like this situation. अच्छा, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला पता है? Yes, FeSO4 dot ammonium sulfate dot 6H2. It is what? It is मोहर सॉल्ट। अच्छा, जानते हो स्कैन फैक्टर, जानते हो क्या है स्कैन फैक्टर, जानते हो क्या है? ये सब ऑक्सीडेशन नंबर, मोल कंसेप्ट, ये भी रिवीजन करते चलो साथ में। अब आप लोगों को तो बिल्कुल हर चीज रिवीजन करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब आप लोगों का टाइम बहुत कम बचा है पेपर का, ठीक है ना। तो पोटास एलम और कितने एलम होते हैं याद करो, वो भी सारी चीजें रिवीजन करो।
कितने एलम्स होते हैं? स्टोरी अमीना कब्र से बोली, फिलहाल कोई गाकर मनाए। द ट्रिक्स फॉर एलम्स ये रहे। आयरन हो सकता है, मतलब पोटेशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ये सारे के सारे एलम्स हैं, ठीक है ना, ये हम बता चुके हैं आपको। अच्छा, ये तो एडिशनल सॉल्ट्स का पार्ट था जो कि पानी में डिसॉल्व होने पर पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स देता है। नाउ कम टू द चैप्टर। अब हमारे पास एडिशनल सॉल्ट का एक सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट होता है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हेन इट डिसॉल्व इन द वाटर दे डू नॉट गिव देयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑल्दो दे डिसोसिएट, but they do not give their all constituents. Note down the second part of the additional salt is those additional salts, write down, लिखो या keywords में लिख लो, those additional salts when it dissolve in the water, when it dissolve in the water, they do not give their all constituents, yet they are ionized. वो आयोनाइज तो होंगे लेकिन सारे के सारे नहीं देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6 लाइक दिस, ठीक है ना, K4FeCN6। तो K4FeCN6 का मतलब यह है कि अब अगर इसको पानी में डिकम्पोज किया जाएगा तो जानते हो क्या हो जाएगा? 4K पॉजिटिव और FeCN6 -4 प्लस साइन, यानी कि देखिए डिसोसिएट तो हुआ, K अलग हो गया, FeCN अलग हो गया, लेकिन FeCN द CN इज टाइटली बॉन्डेड विद द Fe। आपको बताएंगे किस बॉन्डिंग से होता है और क्यों होता है, बट ऐसा समझ लो कि ये जो CN है ये इससे टाइटली बॉन्डेड है, तो टाइटली बॉन्डेड होने की वजह से Fe कभी CN को नहीं छोड़ेगा, तो ये आयोनाइज नहीं होगा। हाँ हुआ, लेकिन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं दिए। एंड सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स, सच टाइप ऑफ एडिशनल सॉल्ट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। अब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कैसे होते हैं, इनके बारे में हमें पूरी एनालिसिस करनी है। नाउ दिस इज द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, ये जो सॉल्ट्स होते हैं, इस ये वाले जो सॉल्ट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन एक सॉल्ट है, ये 3 तरीके का सॉल्ट होता है, 3 तरीके का। एक होता है कैटायनिक, एक होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, लिख लीजिए, एक होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और एक होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एक होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम तरीके से इनमें वर्क करता है। कौन से कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे, कौन से एनायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये जो स्क्वायर वाला पार्ट देख रहे हो ना, अगर ये स्क्वायर वाले पार्ट पे पॉजिटिव आता है तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर ये स्क्वायर वाले पार्ट पर निगेटिव आता है तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, और बिल्कुल अगर इस पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते हैं तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल लिखो जरा कैटायनिक पार्ट में, लिखें कैटायनिक पार्ट का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला अगर पार्ट देखा जाए, ये वाला, तो इसमें पार्ट में क्या है, FeCN पर -4 है ना, तो यानी कि K4FeCN6, K4FeCN6 ये वाला पार्ट जानते हैं कौन सा, ये प्लस और ये माइनस, तो नाउ इट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। हमें देखना होगा कि माइनस चार्ज इफ प्रेजेंट एट द स्क्वायर, इस स्क्वायर पर अगर माइनस है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस पर अगर पॉजिटिव है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। बात समझ पा रहे हो। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जैसे मान लिया एक दिया हुआ है PtCl6 और यहां पर दिया है CrNH3 का होल 6, ऐसा, तो देखिए इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है ना, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव, तो क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, दूसरा जैसे मान लिया कहा जाए सिल्वर डाइएमीन, ऐसा ऐसा, और क्लोराइड, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, याद है ना, डाइएमीन सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद ऑल एक्सेप्शनल केसेस, लर्न इट, ठीक है ना। तो डाइअमाइन सिल्वर क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड, नाउ इट इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो कैटायन पे है इसलिए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायन है इसलिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल है इसलिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। बात समझ पा रहे हो। तो ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत टफ नहीं है। अब यहां पर हम देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है इसकी नेमिंग। हर साल ध्यान रखिएगा, हर साल एक क्वेश्चन नेमिंग पर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। या तो नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो नॉर्मल ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका नॉमेनक्लेचर आएगा, या तो कोऑर्डिनेशन का आएगा, तो कोऑर्डिनेशन का पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन के नॉमेनक्लेचर के बाद हम इसके नंबर सिस्टम की बात करेंगे। नंबर सिस्टम इन द सेंस
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है और इसकी स्टेबिलिटी नंबर्स क्या है, इनकी बात करेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस पे आएगा, उसके बाद आइसोमेरिज्म का पूरा पार्ट आएगा और उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी। नाउ इट इज द होल चैप्टर, और इसके बीच में छोटे छोटे टॉपिक और आते जाएंगे। ये मैंने मेजर टॉपिक गिना दिया आपको, ठीक है ना, जिसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर का। तो नोमेनक्लेचर का हम पार्ट यहां पर देखेंगे, देख लीजिए। नोमेनक्लेचर का पार्ट हमको देखना होगा। तो नोमेनक्लेचर इन द सेंस यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें पहले रिप्रेजेंटेशन देख लो, ए बी सी डी, कुछ ऐसा कंपाउंड है और यहां पर हमने इस तरीके से बना दिया। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर ये कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर भी लिख देते हैं ई, ऐसा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। या ये कटायन है ना, आप ये हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये होगा तो इसके बाद वाला होगा, अदरवाइज ये होगा, नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे बाद में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नहीं, पहले आप ऐसे समझो, ये वाला जो पहला पार्ट होगा, ये वाला, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सभी को पता है, इसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। और इसके बाद पहले एटम को छोड़ के बाकी जितने होंगे, यहां पर कितने, दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स को हम कहेंगे लिगेंड्स। अभी हम बात करेंगे लिगेंड्स क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अगर कोई पार्ट है, मान लिया चलो ई है। वन मोर थिंग, यहां पर सी पर कोई एन हो सकता है, डी पर कोई एन हो सकता है, ई पर भी कोई एन हो सकता है, सी पर कोई एन हो सकता है, डी पर कोई एन हो सकता है, इवन ई पर भी कोई एन हो सकता है, मैक्सिमम। अच्छा, कंपलसरी कितना है जरा देख लीजिए। कंपलसरी यहां पर बी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या सर्किल बना रहा हूं, बी यहां कंपलसरी है और कम से कम एक सी, मतलब एक लिगेंड का होना कंपलसरी। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी आता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यहां पर भी एन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बी कंपलसरी है, सी कंपलसरी है, सी के साथ ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक लिगेंड का होना जरूरी है। और उसके बाद ई, बात समझ पा रहे हो। इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और इसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है ना। आयोनाइजेशन स्फीयर और ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दीज टू आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड इट इज आयोनाइजेशन स्फीयर। अब इस कंपाउंड का अगर मुझे नाम लिखना है, अगर इसका नेम लिखना है, तो नेमिंग का तरीका सभी को पता होगा, मैं बिल्कुल बेसिक और कीवर्ड्स में बता देता हूं केवल। सबसे पहले नाम जानते हो किसका लिखना होगा, सबसे पहले नाम लिखना होगा नेम ऑफ ई, नेम ऑफ ए। कीवर्ड्स में केवल आप लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा फास्ट, नेम ऑफ ए। अच्छा, ए का जब नाम लिखोगे तो क्या एन का यूज होगा, विदाउट एन, ध्यान रखना एन का यूज नहीं होगा। यहां पर अगर 2 है, 3 है, 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल नेम ऑफ ए लिख दीजिए विदाउट यूजिंग एन। सबसे पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद देन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे और सबसे पहले नाम लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स। और नेम ऑफ लिगेंड्स जानते हो कैसे लिखा जाएगा, नेम ऑफ लिगेंड्स में अभी मैं बताऊंगा लिगेंड्स कौन कौन से हैं और कैसे लिखा जाएगा। नेम ऑफ लिगेंड्स लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, ठीक है ना, और विद यूजिंग एन, विद एन, मतलब यहां पर एन, डाइट, राइट, ट्राई सब यूज किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर लिखा जाएगा नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद नाम लिखा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम का। और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने का मतलब इसकी दो तरीके से नेमिंग होगी, या तो वो नॉर्मल नेम होगा या तो विद एंडिंग 8 होगा। ढंग से समझना, सेंट्रल एटम का नाम या तो लिखोगे बी या तो लिखोगे बेट, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक, मतलब अगर यहां मान लिया कॉपर है तो Cu कॉपर होता है, और अगर 8 से लिखना है तो क्यूप्रेट। अभी मैं लिखाऊंगा कि किसको किसको 8 के नाम से कैसे बोलते हैं, अभी आप जनरल कंसेप्ट समझ लो। और इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद, मतलब इसका नाम लिखने के बाद फिर लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, CMA, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी किसमें, रोमन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर
रोमन नंबर में लिखोगे यहां आने के बाद, और सबसे लास्ट में नेम ऑफ ई, नेम ऑफ ई विदाउट एन। ये विद एन और विदाउट एन देख लीजिए। नाउ दैट्स इट, बस नॉमेनक्लेचर ओवर। नॉमेनक्लेचर का फंडा इतना ही है। अब इसके n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि आप लोगों को ये बेसिक बातें तो बिल्कुल आती हैं, ठीक है ना। जो बिल्कुल नहीं आते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर बी में कोई 1 2 3 4 नहीं होगा, ए में n हो सकता है। ए का नाम लिखोगे विदाउट एन, ई का नाम लिखोगे विदाउट एन। यहां दोनों n का यूज नहीं करोगे। सी और डी में n का यूज किया जाएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। और लिगेंड्स के बाद एग्जैक्टली सेंट्रल एटम लिखना होगा। सेंट्रल एटम लिखने के बाद उसका रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर और फिर ई लिखना। कैन ए एंड ई बी प्रेजेंट इन अ सिंगल कंपाउंड साइमल्टेनियसली? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, सिंगल कंपाउंड में नहीं हो सकता। वैसे कुछ स्पेशल केसेस हैं, हाँ बिल्कुल कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर आएगा, बिल्कुल मैं भी बताऊंगा कुछ, जब एग्जांपल कराऊंगा ना। कुछ स्पेशल केसेस हमारे दिमाग में हैं कि जहां पर ए भी आएगा और ई भी आएगा, बिल्कुल। वैसे 90% क्वेश्चंस, बल्कि 95% क्वेश्चंस में ये या तो ये होगा, या तो पहले दो होंगे, या तो दूसरा तीसरा होगा। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जहां पर दोनों आएंगे, मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको। अच्छा, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नाम तो हम लिख ही लेंगे। सबसे पहले थोड़े लिगेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं जरा। ये लिगेंड्स क्या होते हैं और लिगेंड्स का नाम कैसे लिखेंगे हम। और जब एक बार लिगेंड्स का नाम समझ लें और फिर 8 वाले कंपाउंड समझ लेते हैं, दोनों नाम अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम इनका नाम करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जरा लिगेंड्स समझ लो क्या होता है। तो एक सब हेडिंग डालो, लिगेंड्स। देखो लिगेंड्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई लिगेंड्स। चलो ये रब कर देते हैं, अभी बात करेंगे हम। हेडिंग डालिए लिगेंड्स। LIGENDS नहीं है, ANDS है। लीजेंड अलग है, लिगेंड्स अलग है, ठीक है ना। लिगेंड्स का मतलब होता है ऑल द एनायंस, इवन कटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम आर कॉल्ड लिगेंड्स। कीवर्ड्स में आप लिख लो, कीवर्ड्स में ऑल द एनायंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which are directly attached to central atom, which are directly attached to central atom, which are directly attached to central atom are called ligands। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल एटम है, हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पहला एटम था वो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम को कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉनों को देता है, ऑफ कोर्स वो एज ए क्या होगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। और जो सेंट्रल एटम है वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करने वाला जो होगा दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स, उसको हम लिगेंड्स कहेंगे। अच्छा, ये नॉर्मल सभी को पता है, लेकिन आप समझ लीजिए, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जैसे मान लिया मैं नाइट्रेट कहूं, NO3, तो नाइट्रेट आयन क्या होता है, मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट। सबको पता है मोनोडेंटेट होता है, लेकिन मोनोडेंटेट होता है जब वो डी ब्लॉक एलिमेंट से कंबाइंड होता है। कुछ और अगर हम डेप्थ में पढ़ें तो व्हेन द नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स, देन नाइट्रेट इज ट्रीटेड एज अ बाइडेंटेट लिगेंड्स। कैसे, ये बात हम आगे करेंगे कि एक कंपाउंड है, उसकी प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के साथ कुछ और है और किसी एलिमेंट के साथ कुछ और हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में कब बाइडेंटेट काम करेगा, कब डाइडेंटेट ट्राइडेंटेट काम करेगा, कब मोनोडेंटेट काम करेगा, तो ये पहले समझ लो कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट होता क्या है। तो जो लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स आर बेसिकली देखो कितने तरीके का है। तो लिगेंड्स तो पहले लिख लिया ना, द न्यूट्रल और एनायनिक स्पेसीज व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल एटम्स आर कॉल्ड लिगेंड्स, ठीक है ना। मतलब अपने जो इलेक्ट्रॉनों को सेंट्रल एटम को प्रोवाइड करता है, और जिसके पास होगा वही तो प्रोवाइड करेगा, और जो प्रोवाइड करेगा तो प्रोवाइड करने वाला एज ए लिगेंड्स काम करता है, ठीक है ना। एंड इट इज अ मोनोडेंटेट। ये हमारे पास एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। इसके बाद इट इज अ बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिख लीजिए, एंड ट्राइडेंटेट, एंड इट इज टेट्राडेंटेट एंड पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। हमारे इस जेई के सिलेबस में केवल 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरीके के
डेंटेट्स हैं। डेंटेट्स का मतलब यही है, मोनोडेंटेट का मतलब, मोनो का मतलब सिंगल, एक जगह से अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करने वाला, किसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। बाइडेंटेट का मतलब है दो जगह से इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड कर रहा है। ट्राइडेंटेट का मतलब तीन जगह से इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट का मतलब यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी दो जगह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होंगे और वो दोनों जगह से इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे किसी को मान लिया आपको चंदा देना है, चंदा देना समझते हो? तो चंदा देने का मतलब यह है कि किसी एक फैमिली में हमेशा एक ही जो सबसे बड़ा होगा वो चंदा दे देगा, जो आपके सबसे बड़े पापा होंगे वो चंदा दे देंगे, तो आप लोग मोनोडेंटेट हो गए। लेकिन क्या है कि पापा के साथ साथ बेटे ने भी दे दिया, पापा ने अलग दे दिया, बेटे ने अलग दे दिया, तो आप बाइडेंटेट हो गए। बेटे के साथ बेटे के बेटे ने दे दिया, तो पापा ने भी दे दिया, बेटे ने भी दे दिया, उसके बेटे ने भी दे दिया, तीन जगह से दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, जो मनी डेफिशिएंट लोग हैं, उनको चंदा दे दिया, तो आप लोग, आपकी फैमिली ट्राइडेंटेट हो गई। अब ट्राइडेंटेट हो कैसे गई? मनी होगी ना सबके पास, इसके पास भी मनी है, इसके पास भी मनी है, इसके पास भी मनी है, मनी है तभी ना दे रहे हैं। अब अगर एक ही के पास होती तो वही देता। तो यहां पर कंपाउंड क्या है कि छोटा कंपाउंड है, उसी के पास एक जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो वो मोनोडेंटेट है। मान लिया कंपाउंड थोड़ा बड़ा हो गया, तो कंपाउंड बड़ा हो गया तो मान लिया इलेक्ट्रॉन्स अगर दोनों कोने पर हैं तो वो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को प्रोवाइड करेगा और ऐसी सिचुएशन में बाइडेंटेट हो जाएगा। अब आप सोचो हेक्साडेंटेट में 6 मेंबर की फैमिली और सारे के सारे अमीर हैं, सारे के सारे अमीर हैं, और हर अमीर आदमी अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को प्रोवाइड कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट है। ठीक है ना? अब जरा समझो, हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल जनरल एस्पेक्ट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी हैं कि भाई हेक्साडेंटेट है, 6 के 6 लोगों के पास पैसा है, लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि 6 के पास पैसा है लेकिन 6 के 6 के पास मतलब नहीं, उसमें 3 ही के पास है। कुछ ऐसी सिचुएशंस है हेक्साडेंटेट लेकिन काम वो ट्राइडेंटेट की तरह काम कर रहा है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी कि फ्लक्चुएशन कब होगा? मतलब 3 आदमी इसमें झूठ बोलेंगे, मेरे पास पैसा है ही नहीं, लेकिन मौका आएगा तो दे देंगे। ठीक है ना? तो वो सिचुएशन कैसी आएगी? वो सिचुएशन थोड़ी सी अपडेटेड सिचुएशन है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले ये बेसिक बातें समझ लो, ठीक है ना? चलिए मैं इनके एग्जांपल देता हूं आपको, इनके एग्जांपल्स देता हूं। तो एग्जांपल्स में सबसे पहले मैं लास्ट वाले से शुरू करता हूं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा बनाना आसान हो जाएगा, है ना? देखो, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रासीटेट हेक्साडेंटेट। सबसे पहले हेक्साडेंटेट बना देता हूं मैं, इसी से सारे बन जाएंगे अपने आप। हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट का एक बेस्ट एग्जांपल है EDTA। EDTA इज हेक्साडेंटेट। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म लिख लीजिए, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आएगी या टेट्राएसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। देखो कैसे, यहां लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये है इथाइलिन डाइअमाइन। नाउ इट इज इथाइलिन डाइअमाइन। देखिए इथाइलिन डाइअमाइन, इसको हम EN के नाम से भी जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है EN। देख लो इसको, इट इज कॉल्ड इथाइलिन डाइअमाइन, इसको इथाइलिन डाइअमाइन कहते हैं। अब यहां पर नाइट्रोजन के कितने वैलेंसी हैं? 2 हाइड्रोजन है ना, यहां पर नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है? 2। तो क्या हो जाएगा? यहां पर एसीटेट CH2COO माइनस, यहां CH2COO माइनस, ठीक है ना? यहां पर CH2COO माइनस, यहां पर CH2COO माइनस। बात सबको समझ पा रहे हो? सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो अब देखो, ये है इथाइलिन डाइअमाइन 1 2 3 4 एसीटेट आयन, एसीटेट एसीटेट एसीटेट, टेट्रासीटेट आयन। अब यहां पर अगर कोई सेंट्रल एटम है हमारे पास, मान लिया मेटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो कौन कौन अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड कर सकता है? ये वाला माइनस चार्ज अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड कर सकता है। भाई माइनस चार्ज है, अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, और वही प्रोवाइड करने वाला लिगेंड होता है, इसी को हम कहते हैं लिगेंड। ठीक है ना? आप किसी भी गरीब की जब आप हेल्प करते हो तो आप लिगेंड की तरह काम करते हो, ठीक है ना? तो आपको हमेशा लिगेंड बने रहना चाहिए। हाँ भाई, कोई कुछ कह रहा है? किसी का चैट यस, कैन A and E present? यस, इस क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके हैं। अच्छा, ये वाला भी इसको दे सकता है, इसी तरीके से ये वाला भी इसको देगा, और इसी तरीके से ये वाला भी इसको देगा। अब
4 जगह से दे दिया, लेकिन इसके ये वाले मेंबर देखो, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर भी अपने इसको इलेक्ट्रॉनों को देगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को देने का मतलब समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनों को देने का मतलब है, देखो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे रहे हैं और आपको ये बात अच्छे से पता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। इफ एलिमेंट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इफ एलिमेंट्स कंप्लीट इट्स ऑक्टेट as well as it has lone pair, free electrons, unshared electrons, then those electrons can be transferred in term of coordinate arrow, an arrow. 2 2 4 2 6 2 8 octet pura, and these electrons are free electrons, unshared electrons, lone pair, so the electrons can be transferred from nitrogen to central atom. फ्री है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि ये पैसा मेरे, ये पैसा रखा हुआ है, मुझे अपने बच्चे की फीस भरनी है, 1 लाख रुपए है, मुझे बच्चे की फीस भरनी है, तुम मांगने आए, मैंने उठा के दे दिया, तो बच्चा तुम्हारा ऐसे ही रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में नहीं देना है। हमको कब देना है? हमको तब देना है जब वो पैसा बिल्कुल फ्री हो, किसी काम का मेरे अभी इस स्टेट में ना हो, फिर तो पैसे में ऐसी बात लागू नहीं होती है ना। ऐसी बात केवल इलेक्ट्रॉनों में लागू होती है, इसलिए हाइपोथेटिकल यही समझते चलो। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां दिया, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर इसने क्या किया? यहां दिया। तो जरा देखो मेटल को कहां से इलेक्ट्रॉन मिले, यहां से 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 6 जगह से इसको चारों तरफ से बारिश हो रही है पैसे की। समझ गया ना? अब इतनी बारिश होगी पैसे की तो ऑफकोर्स कितना, कौन सा डेंटेट हो गया? हेक्साडेंटेट हो गया। इसी को कहते हैं 6 जगह से मिलना हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो अब आप आई थिंक लिगेंड्स का मतलब समझ गए होंगे, और अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होते हैं। बस हम ये आगे समझेंगे कि वेरिएशन कैसे हो जाता है, कि मोनोडेंटेट बाइडेंटेट की तरह काम कैसे करने लगता है। ये ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ये हम आगे बात कर लेंगे, टेंशन मत लें इसकी, ठीक है ना। तो अब ये था हेक्साडेंटेट। अब इसी की बात मैं ठीक एक वर्ड पीछे आ जाऊं, पेंटाडेंटेट की अगर बात करने लगूं, तो पेंटाडेंटेट में क्या है? पेंटाडेंटेट में केवल 5 चीजें होंगी। तो आपको नया स्ट्रक्चर बनाना है, क्या? एक एसीटेट आयन हटा दो यहां से, तो इथाइलिन डाइअमाइन, और कितना? टेट्रा नहीं, ट्राई एसीटेट आयन, ठीक है ना। तो अगला हमारे पास देखो शॉर्ट फॉर्म में एडीटीए ही रहेगा, लेकिन ये वाला एक स्टेबल फॉर्म जिसको हम यही कहेंगे। लेकिन अगला इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट आयन, ये वाला हमने हटाया, यहां पे ये वाला हटा दिया, ये वाला पूरा पोर्शन ही हट जाएगा। और यहां पर जान तो क्या लगाया? यहां लगाया केवल H। अब हाइड्रोजन थोड़े इलेक्ट्रॉन देगा आपने, तो नाउ इट इज कॉल्ड इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट आयन। आप अगला एग्जांपल लिखो, इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेट आयन विच इज कॉल्ड पेंटाडेंटेट, जिसको हम पेंटाडेंटेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इट्स ओके। अगला क्या करोगे? अगला फिर ये वाला हटा देंगे, हम बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला हटा देंगे, और यहां क्या लगा देंगे? यहां लगा देंगे H। देखो इट इज व्हाट? इट इज इथाइलिन डाइअमाइन डाइएसीटेट आयन, डाइएसीटेट आयन। और ये कितना डेंटेट हो गया? 1 2 3 4, ये टेट्राडेंटेट हो गया। इट इज अ टेट्राडेंटेट। अब आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा, यहां से ये वाला हटाया और यहां हाइड्रोजन लगाया। नाउ इट इज व्हाट? इट इज 1 2 3 ट्राई एसीटेट, मतलब ट्राई डेंटेट। इथाइलिन डाइअमाइन मोनो एसीटेट आयन, मोनो एसीटेट आयन, नाम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट वापस फिर से हम आ जाते हैं, और ये भी हमने हटा दिया, और ये वाला भी हमने हटा दिया। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, केवल 2 लोग जो है ये और ये केवल 2 जगह से अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ इट इज अ बाइडेंटेट। CH2 CH2 NH2 NH2 इथाइलिन डाइअमाइन, वही लिखा है EN। इथाइलिन डाइअमाइन जो होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड्स। और भी बहुत सारे बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। हम धीरे धीरे करके अपने नॉमेनक्लेचर में सारे बाइडेंटेट्स, ट्राइडेंटेट्स, टेट्राडेंटेट्स और भी यूज करेंगे, लेकिन हेक्साडेंटेट्स हमारे पास कुछ बहुत फ्रिक्वेंटली मतलब कम यूज किए जाते हैं। जैसे EDTA एक बेस्ट एग्जांपल है उसका, लेकिन और भी हैं कुछ जो कि हम नॉमेनक्लेचर में यूज कर लेंगे उनके नाम के साथ। समझ पा रहे हो? तो ये था हमारे पास बाइडेंटेट। अच्छा, इसके ठीक और पीछे जाओ, मोनोडेंटेट की अगर हम बात करें तो मोनोडेंटेट का मतलब क्या है? ये तो हमने बाइडेंटेट तक की बात कर ली। अच्छा, अगर मैं मोनोडेंटेट की बात करता हूं तो मोनोडेंटेट हमारे पास जो होता है, मोनोडेंटेट, देखिए मोनोडेंटेट में अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मोनोडेंटेट केवल एक ही जगह उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे या निगेटिव चार्ज होगा, जो कि न्यूट्रल या निगेटिव चार्ज जो कि अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारे पास जो है मोनोडेंटेट जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास निगेटिव लिगेंड, देख लीजिए निगेटिव लिगेंड। एक हमारे पास होता है न्यूट्रल लिगेंड्स,
और एक हमारे पास होता है पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड्स, 3 तरीके के लिगेंड्स होते हैं। मतलब जो हमारे पास किसी भी एटम पर, किसी भी स्पेसीज पर अगर वो अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करता है तो देखिए किस तरीके से प्रोवाइड कर सकता है। निगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। निगेटिव जितने लिगेंड्स होंगे उनकी जो नेमिंग होगी, नेमिंग विद एंडिंग, इनकी जो एंडिंग होगी ओ, हम ओ से एंडिंग करेंगे, ऐसा समझ लो। और जो पॉजिटिव लिगेंड्स होंगे उनकी जो एंडिंग होगी वो होगी ईएम से, IUM। पॉजिटिव जो लिगेंड्स होंगे उनकी एंडिंग, जो नेम की एंडिंग होगी उनकी ईएम से होगी, और जो निगेटिव होंगे उनकी ओ से होगी, और न्यूट्रल लिगेंड्स नॉर्मल होंगे। अभी मैं एग्जांपल देता हूं सारे, नॉर्मल होंगे। ये आप नोट कर लें कि जो निगेटिव लिगेंड्स होंगे, कोई भी निगेटिव लिगेंड होगा उसका नाम विद एंडिंग ओ से बोला जाएगा। ओ से कोई भी नाम हो उसके पीछे ओ लगा देना, समझ जाना निगेटिव लिगेंड है। और अगर पॉजिटिव है तो ईएम से बोला जाएगा, और अगर न्यूट्रल है तो नॉर्मल उसका नाम जैसे एज यूजुअल करते हैं वैसे कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो जरा हेडिंग डालो, निगेटिव लिगेंड्स। देखो निगेटिव लिगेंड्स हम कैसे यूज करते हैं। चलिए इसको कर देते हैं, निगेटिव लिगेंड्स। तो निगेटिव लिगेंड्स को देखिए, निगेटिव लिगेंड्स का मतलब जैसे कह दिया जाए Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, फ्लोरीन माइनस, OH माइनस। बस समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये सारे के सारे माइनस हैं, या NO3 माइनस, या ONO माइनस, NO2 माइनस, SO4 माइनस 2, SO3 माइनस 2, H2O3 माइनस 2, NH2 माइनस। क्लियर हो रहा है। ये सारे के सारे नेमिंग हमको विद एंडिंग ओ से, आप ऐसा लिखिएगा कि उसके आगे उनके नाम भी लिख पाइएगा कि उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है ना। अभी जब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा ना, तो बहुत सारे एग्जांपल्स का नेमिंग में आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से नेमिंग कहां यूज किया था। कुछ मैं वैसे भी लिख देता हूं, C2O4-2, कुछ मैं बाई के टर्म्स में भी लिख देता हूं। यहां पे आगे बात करूंगा क्योंकि वो मोनो की तरह भी काम करते हैं और बाई की तरह भी काम करते हैं, इसलिए डिफरेंशिएट करूंगा मैं आगे। अभी इनके नाम आप याद कर लो कि कैसे नाम लिखे जाएंगे। जैसे Br को हम बोलेंगे ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। ठीक है ना। N3-1। अभी आगे और भी आएंगे धीरे धीरे, मैंने मेन लिख दिए हैं, कुछ और भी यूज कर लेंगे हम। ब्रोमाइडो, Cl क्लोराइडो, आइडो, आइडाइडो नहीं बोलेंगे, आइडो। आप उनके नाम लिख लीजिएगा जरूर। ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आइडो, फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। अच्छा इवन ध्यान रखना इनको फ्लोरो, क्लोरो, आइडो और फ्लोरो भी अगर लिखा है, मतलब ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, फ्लोरो, तो भी ठीक मान लिया जाएगा। वैसे बेस्ट जो नाम है वो आइडो से किया जाता है, अदरवाइज यस। क्या कहना चाहते हो बेटा? क्या कहना चाहते हो? हाँ बेटा बोलो, क्या कहना चाहते हो? स्पेलिंग लिखो ना प्लीज बोर्ड पे। क्या? स्पेलिंग लिखो। अच्छा स्पेलिंग लिखूं? तो तुम तो ये सब पढ़ चुके होगे ना? आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं क्या? हाँ चलिए मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम। वैसे देख लीजिए, Br को बोलते हैं ब्रोमाइडो, ठीक है ना, ब्रोमाइडो। और क्लोरो को बोलते हैं क्लोराइडो, I को आइडो, ठीक है ना, F को फ्लोराइडो, OH को हाइड्रोक्सो। हमेशा विद एंडिंग क्या लिखा जाएगा? विद एंडिंग O। ध्यान रखिएगा, हमेशा O से एंडिंग की जाएगी, यहां पे O से एंडिंग की जाएगी। लेकिन OH अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, जबकि यहां पर हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो। ठीक है ना। इसका नाम है देखिए ONO, NO2 बोथ आर सेम थिंग्स, लेकिन इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N। तो ये है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, O से एंडिंग करेंगे, नाइट्राइटो और डैश O,
और नीचे वाला है नाइट्राइटो एन। ये है नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, और ये है नाइट्रेटो, इट इज द नाइट्रेटो। ये वाला है ये वाला है ये। NO3 है नाइट्रेटो, और SO4 को कहते हैं सल्फेटो। होपफुली ये सब आप जानते होंगे। आप रिवीजन कर रहे हैं, इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि आप रिवीजन में हो। सल्फाइटो, इट इज कॉल्ड सल्फाइटो, एंड इट इज कॉल्ड थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। और NH2 को कहते हैं एमाइडो। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम अलग होते हैं। वहां NH2 एमाइनो होता है, यहां एमाइडो होता है NH2-1, एमाइडो, AMIDO, है ना, दिख रहा है ना सभी को, एमाइडो। C2O4 ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो, हमेशा O लगाना है बस, ऐसा समझ लीजिए। N3 को बोलते हैं एजाइडो, N3 को एजाइडो। इसी तरीके से अगर मैं PO4 3 निगेटिव कर दूं, PO3 3 निगेटिव कर दूं, तो फॉस्फेटो, फॉस्फाइटो, इस तरीके से फॉस्फेटो, फॉस्फाइटो, फॉस्फेटो और फॉस्फाइटो, फॉस्फेटो एंड फॉस्फाइटो। नेगेटिव लिगेंड्स जब भी यूज किए जाएंगे, हम जब भी यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा उनके कुछ नाम ऐसे यूज करेंगे। आगे हम अभी जब एग्जांपल्स करेंगे तो कुछ और भी नाम इसमें इंक्लूड कर देंगे हम, ठीक है ना। अभी मेनली जितने इंपॉर्टेंट हम यूज करते हैं वो नाम हमने लिख दिए हैं। तो इस तरीके से इन नेगेटिव लिगेंड्स को जब भी हम उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनकी अल्फाबेटिकली ऑर्डर से इनके नामों को इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई भी मोनोडेंटेट है और अगर कोई मोनोडेंटेट 2 बार यूज किया जाएगा, अगर मोनोडेंटेट 2 बार यूज किया जाएगा, 2 बार, तो उसके लिए हम डाई वर्ड यूज करेंगे। देखो, मोनोडेंटेट के लिए अगर 2 बार यूज किया जाएगा तो डाई वर्ड यूज करेंगे, 3 बार के लिए यूज किया जाएगा तो ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, ये सभी को पता है, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा। लेकिन अगर वो बाइडेंटेट है या प्लस ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, पेंटाडेंटेट है, और अगर वो 2 बार यूज किया जाएगा तो हम उसके लिए यूज करते हैं बिस। एक वर्ड है बिस। बिस का मतलब है कि व्हेन बाइडेंटेट और बाइडेंटेट प्लस, मतलब ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, और अगर 2 बार यूज किया जाता है तो बोलते हैं हम उसको बिस। लेकिन अगर उसको 3 बार यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रिस। 4 बार के लिए हम बोलते हैं उसको टेट्राकिस। 5 बार के लिए बोलते हैं हम पेंटाकिस। एंड हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये हम वर्ड तब यूज करते हैं जब बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट 2, 3, 4 बार यूज हो। लेकिन अगर मोनोडेंटेट्स 2, 3, 4 बार यूज हो रहे हैं तो नॉर्मल है बाइडेंटेट, टेट्रा। हम इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते चलिए अगर लिख नहीं पा रहे जल्दी, ठीक है ना। उसके बाद अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ जैसे ईएन, एक हमारे पास टर्म है ईएन, एक हमारे पास है वाटर, एक है सीओ, ये NO, NH3, ये हमारे पास कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। दीज ऑल आर न्यूट्रल लिगेंड्स। इथाइलिन डाइअमाइन, EN, इथाइलिन डाइअमाइन, इसको कहते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अमाइन में AMINE है, सिंगल M है। यहां पर ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वहां स्पेलिंग भी मिस्टेक कर देते हैं, मतलब केस सेंसिटिव है। अगर यहां डबल M कर दिया ना तो गलत हो जाएगा। जैसे इसका नाम देखो क्या लिखा है, NH3, NH3 का नाम होता है एमाइन। ये केस सेंसिटिव, अभी नोमेनक्लेचर जब प्रॉपर लिखेंगे ना हम, तब आपको एक केस सेंसिटिवनेस भी बताएंगे। लेकिन अभी नाम समझ लीजिए कि अमोनिया इसको कहते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इज कॉल्ड एमाइन, और AMMINE होता है। NH3 अगर कहीं लिखा है तो भाई एमाइन होता है, लेकिन वो जो टर्म है इट इज द सिंगल एमाइन, ठीक है ना। अच्छा, NO को हम कहते हैं नाइट्रोसिल,
इवन नाइट्रोसोनियम आयन भी होता है, NO पॉजिटिव भी होता है जिसको हम नाइट्रोसोनियम आयन भी कहते हैं, लेकिन NO नाइट्रोसिल होता है। अगर सिंपल NO है तो नाइट्रोसिल है और NO+1 है तो नाइट्रोसोनियम आयन है। CO को कहते हैं कार्बोनाइल, H2O को कहते हैं एक्वा। बात समझ पा रहे हो? H2O, these all are neutral ligands। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव लिगेंड्स की बात करता हूं तो पॉजिटिव लिगेंड्स में देखिए जैसे कुछ स्पेशल यूज किए जाते हैं, H3O पॉजिटिव, ठीक है ना, या NH2 NH3 पॉजिटिव, कुछ ऐसा। क्लियर? NH4+1, हालांकि ये तो बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, इसका यूज नहीं होता है, तो हमारे पास या Py+1 C6H5NH पॉजिटिव। तो अब क्या है, इसको लिखा जाता है हाइड्रोनियम। देखिए हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम NiUm, मतलब यहां पर देखिए ईएम, हमने कहा था जो पॉजिटिव लिगेंड्स है उनकी ईएम से एंडिंग होती है। हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसोनियम, ये अमोनियम, हालांकि अमोनियम हटाई तो अमोनियम यूज नहीं करते हैं। पायरिडीनियम, पायरिडीनियम PY यूज किया जाता है, कहीं पर भी PI मिल जाए तो मतलब इसका मतलब पायरिडीनियम आयन है, ठीक है ना। तो पायरिडीनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, तो ये कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स हैं जो हम उस समय वहां यूज करेंगे। तो निगेटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स और पॉजिटिव लिगेंड्स। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये अगर 2 3 4 बार यूज हो गए, डाइट्राइटेट्रा और बाइट्राइटेट्रा, आपको कंपाउंड्स को देख के पता चल जाएगा, लिगेंड्स को देख के पता चल जाएगा कि भाई ये जो है हमारे पास, जैसे मान लिया अगर ये लिखा है, जरा देखिए, जैसे ग्लाइसिन लिख दूं मैं, ग्लाइसिन एक हमारे पास कंपाउंड होता है COO- और सिंगल बॉन्ड NH2, ये कंपाउंड, मान लिया कंपाउंड हमने लिख दिया, आपको नहीं पता है क्या नाम है, नाम वगैरह छोड़ दीजिए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये बाइडेंटेट है या मोनोडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है, तो आपको जनरल आइडिया लग जाएगा। COO- एक तो माइनस चार्ज यहाँ है और दूसरा नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, तो एक लोन पेयर यहाँ पर है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड कर सकता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड कर सकता है। तो कोई भी अगर सेंट्रल एटम होगा तो यहाँ 2 जगह से अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड कर पाएगा। तो नाउ इट इज व्हाट, इट इज अ बाइडेंटेट। बात समझ पा रहे हो ना? तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड्स के डेंटेट के ऑर्डर को भी प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को देगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को देगा, तो इस तरीके से बाइडेंटेट होगा। और डिसिमिलर बाइडेंटेट, जैसे EN क्या था, EN ऐसा था, EN CH2 NH2 और यहाँ लोन पेयर और NH2 यहाँ लोन पेयर, तो ये दोनों लोन पेयर सिंगल अपने मेटल को देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये सिमिलर बाइडेंटेट, ये भी बाइडेंटेट है, ये भी बाइडेंटेट है, लेकिन ये सिमिलर बाइडेंटेट है या डिसिमिलर बाइडेंटेट है, मतलब यहाँ सिचुएशन दोनों की सिमिलर है, दोनों एक साथ दे देंगे यहाँ पे, जैसा ये है वैसा वो है, लेकिन यहाँ ये अलग तरीके का है, ये अलग तरीके का, ये मान लिया 100 रुपए दे रहा है, ये हो सकता है 500 रुपए दे दे, ऐसी सिचुएशन है। तो वहां पर है डिसिमिलर बाइडेंटेट, सिमिलर बाइडेंटेट, डिसिमिलर बाइडेंटेट, ठीक है ना। तो होपफुली आज मैंने बिल्कुल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट क्लियर किया, बिल्कुल बेसिक पार्ट। नेक्स्ट टर्न से ऐसा नहीं करूंगा मैं, नेक्स्ट टर्न से ध्यान रखना कि मैं बिल्कुल फास्ट चलूंगा और आप सभी लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पहले से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा कि 6 चैप्टर मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए किसी भी चैप्टर का छोटे छोटे टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट्स करिए कलर्स ऑफ केमिस्ट्री में, वहां पर मैं उस छोटे टॉपिक का टॉपिक आपको बना दूंगा और वहां पे आप उसको डिस्कस करके समझ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम पे इसको रिवीजन करिएगा, फिर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।